देखो जो 4 स्टेप्स हमने कर लिए थे, अब फिफ्थ में क्या है, वर्किंग ग्रुप के फिफ्थ स्टेप में जो पी क्यू आर एस टी है ना, उनको हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। फाइंड पी क्यू आर एस टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। फाइंड पी क्यू आर एस एंड टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। ये करना है फिफ्थ स्टेप, ठीक है। और फिर जो ये वैल्यू निकालनी है ना आपने, ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो गिवन इक्वेशन है उसमें। लास्ट स्टेप जो सिक्स्थ स्टेप है उसमें आपको जो पी क्यू आर एस टी की वैल्यू आपने निकाली है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, वो आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। वो गिवन इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। जो ये पी क्यू आर एस टी की जो वैल्यू निकली है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, उनको लास्ट स्टेप में गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है, और वो आपकी जो गिवन इक्वेशन थी उसकी कैनोनिकल फॉर्म या फिर नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। ये 2 स्टेप्स और थे। अब देखो इसी को मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, कैसे करेंगे। एक चीज और बता देती हूँ बच्चों, जो आपकी देखो कंक्लूजन बताया है जो वर्किंग का, वो है कि टाइप ऑफ इक्वेशन अगर आपकी हाइपरबोलिक है तो उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो किस तरह की बनेगी, कोरिस्पोंडिंग कैनोनिकल फॉर्म, है ना। अगर आपकी पैराबोलिक इक्वेशन है तो उसकी कोरिस्पोंडिंग कैनोनिकल फॉर्म किस तरह की बनेगी। ये हो है। तो अगर आपकी इक्वेशन है हाइपरबोलिक, इक्वेशन अगर है बच्चों हाइपरबोलिक, तो उस केस में जो कोरिस्पोंडिंग कैनोनिकल फॉर्म आएगी आपकी वो इस तरह की होगी, कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v इज इक्वल टू phi 1 u v z कर्ली z बाय कर्ली u और कर्ली z बाय कर्ली v। इस तरह की आएगी आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन की जो कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो इस तरह की बनेगी, कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u v z कर्ली z बाय कर्ली u कर्ली z बाय कर्ली v, इनका फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी इक्वेशन है बच्चों पैराबोलिक, अगर आपकी इक्वेशन है पैराबोलिक तो उस केस में जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो इस तरह की होगी, कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ सेम u v z कर्ली z बाय कर्ली u और कर्ली z बाय कर्ली v, ठीक है। और अगर आपकी इक्वेशन हो इलिप्टिक, अगर इक्वेशन हो इलिप्टिक तो उस केस में जो कैनोनिकल फॉर्म आपकी आएगी वो बनेगी कर्ली 2z बाय कर्ली अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ली 2z बाय कर्ली बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ पाई 3 अल्फा बीटा z और कर्ली z बाय कर्ली अल्फा कर्ली z बाय कर्ली बीटा। ये है देखो, जब आपकी इक्वेशन बनी हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक कब बनेगी जब s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। अगर इक्वेशन हाइपरबोलिक बनी तो उस केस में जो भी आपका u और v आएंगे दो इंडिपेंडेंट आ जाएंगे ना फंक्शन, तो u और v जो इंडिपेंडेंट फंक्शंस आपके आए हैं वहां से जब आप p q r फिफ्थ स्टेप जब निकाल लोगे p q r s t वो इन टर्म्स ऑफ u और v निकाल लोगे। अभी मैं बताऊंगी किस तरह से निकालने हैं। तो जब आपकी जो ये इक्वेशन है ना कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, रिड्यूस होगी, तो इस तरह की बन के आएगी, कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v इज इक्वल टू, इनका कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी इक्वेशन पैराबोलिक बन रही है, मतलब x स्क्वायर माइनस 4rt जब 0 आ रहा है, उस केस में जो आपकी इक्वेशन है गिवन वो जब कोरिस्पोंडिंग उसकी कैनोनिकल फॉर्म आएगी वो इस तरह की होगी, कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ इनका, ठीक है। और थर्ड केस है जब s स्क्वायर माइनस 4rt आपका लेस देन 0 आएगा, मतलब जब आपकी इक्वेशन आपकी इलिप्टिक बनेगी,
जब इक्वेशन इलिप्टिक बनेगी तो उस केस में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा u और v की बजाय मैंने क्या लिखा है, अल्फा बीटा। देखो यहाँ पर जैसे u v था, है ना, यहाँ पर उसकी बजाय अल्फा बीटा है। तो अल्फा बीटा क्यों लिखा है यहाँ पर? इलिप्टिक के केस में जब आप बच्चों क्या निकालोगे, x⁻⁴ तो वो आएगा <0 फर्स्ट स्टेप ये था। उसके बाद जब आप सेकंड स्टेप करोगे तो उस सेकंड स्टेप में क्या था बताना मुझे, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था। इस सेकंड स्टेप में क्या होता था कि लैम्डा की दो वैल्यूज आती है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकती है। रियल एंड डिस्टिंक्ट हाइपरबोला के केस में बनेगी, रियल एंड इक्वल पैराबोलिक के केस में बनेगी, और इमेजिनरी जो आएंगी वो इलिप्टिक के केस में बनेंगे आपकी। तो यहाँ से जब आप लैम्डा की वैल्यूज निकालोगे ना बच्चों, तो दो वैल्यूज आएंगी इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। और जब इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी तो जो भी आई है ना, वहां से जब आप इक्वेशन बनाओगे dy/dx प्लस लैम्डा 1 = 0 और उसको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने से भी तो इमेजिनरी पार्ट तो रहेगा ही, ठीक है। तो वो जो u आएगा ना वो इस टाइप का आएगा, अल्फा प्लस अल्टा बीटा टाइप का, है ना, यही आएगा ना u। और v जो बनेगा यहाँ से वो अल्फा माइनस अल्टा बीटा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा है वो रियल पार्ट है और बीटा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा वो ले रखें। जब आपकी इलिप्टिक इक्वेशन बनेगी तो उस केस में आपको ये ले लेने हैं और सेम इस तरह की रिड्यूस होके आ जाएगी। जो गिवन इक्वेशन है जब आप उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो ये फॉर्म बन के आएगी। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखो पहले 4 स्टेप्स में आपको करा चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं किया है वो देख लेना पीछे वाले। और यहाँ से मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको। कैपिटल आर की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, 1। यहाँ से कैपिटल एस की क्या वैल्यू आएगी, -4। कैपिटल टी की वैल्यू आएगी 4, ठीक है। फिर हम फर्स्ट स्टेप में निकालते थे s² - 4r⁻t। जब ये निकालोगे तो -4 का स्क्वायर -4r और t ये आएगा। तो यहाँ से 16 - 16 0 बन गया ना, और s² - 4r⁻t 0 आया है। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो पैराबोलिक इक्वेशन है, लिख लेना है। गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक। अगर गिवन इक्वेशन पैराबोलिक आई है बच्चों तो फर्स्ट स्टेप तो यही था आपका। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते थे, r λ² प्लस s लैम्डा प्लस t = 0। यही अब यहाँ से देखना क्या इक्वेशन बनेगी, r की वैल्यू है 1, तो यहाँ से λ², s की वैल्यू है -4 तो -4 लैम्डा, t की वैल्यू है +4 = 0। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्डा, ये आई है। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये तो यही तो इक्वेशन है, λ - 2 होल स्क्वायर यही है। तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यूज आई, क्या क्या आई, 2, रियल एंड इक्वल। हमें पहले भी पता था पैराबोलिक के केस में तो रियल और इक्वल ही है दोनों वैल्यूज, ठीक है। अब रियल एंड इक्वल वैल्यूज आई है बच्चों, तो इससे नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना था, थर्ड स्टेप। यहाँ से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखते थे dy/dx प्लस लैम्डा 1 = 0 और फिर dy/dx प्लस लैम्डा 2 = 0। लेकिन यहाँ पर तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल ही है दोनों, तो यही इक्वेशन बनेगी। यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे तो देखना dy/dx प्लस 2 = 0। यहाँ से जब आप इंटीग्रेट करोगे तो y + 2x = सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ से कुछ भी c1 बोल दो। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसको क्या मान लोगे, u, है ना, टेक दिस वैल्यू = u। नेक्स्ट स्टेप यही था। अब u ये आ गया, तो जब दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे वहां से भी यही वैल्यू आनी है। तो एक u ही मिला है हमें, लेकिन हमें तो दो इंडिपेंडेंट फंक्शन चाहिए थे। तो अब यहाँ v की वैल्यू नहीं आई ना, तो v आप अपनी मर्जी से इस तरह से लो कि जैकोबियन ऑफ u एंड v
नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब u और v जो है दोनों फंक्शंस इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपके, ठीक है। अब अगर आप अपनी मर्जी से लोगे भी तो अब कोई बच्चा हो सकता है क्या ले ले, y माइनस 2x ले ले, कोई बच्चा y प्लस x ले ले, है ना, कोई बच्चा y प्लस 3x ले ले। तो जब आपकी मर्जी आ गई तो आंसर तो यूनिक नहीं आएगा। जब आप इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो वो डिपेंड कर जाएगा ना y v के ऊपर, ठीक है ना। u और v की अगर अलग अलग वैल्यूज है आपकी तो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। तो यहाँ से क्या करोगे बताओ, v आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो, क्या सिलेक्ट करें बताओ, y माइनस उस रूम में भी तो y माइनस 2x ये ले लेते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप यही लेते हैं, आप x प्लस वाई भी ले सकते थे, x माइनस वाई भी ले सकते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू वाई माइनस 2x ये ले लिया हमने, जरूरी नहीं था आप ये लेते, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते थे, लेकिन ध्यान ये रखना था कि u और v इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे। और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करते हैं कि उन दोनों का जैकोबियन नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। जैकोबियन कैसे निकालते हैं, ये लिख दो, ये डिनोटेशन होती है, या फिर जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ये डिनोटेशन होती है, दोनों ही जैकोबियन की नोटेशंस हैं। तो यहाँ से जब आप निकालोगे बच्चों तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, करली u बाई करली x, फिर करली u बाई करली y, और यहाँ पर आएगा करली v बाई करली x, और यहाँ पर आएगा करली v बाई करली y, ये होता है जैकोबियन, ठीक है। अब ये वैल्यूज निकाल लो आप, वैल्यूज करली u बाई करली x बताना मुझे 2, करली u बाई करली y 1, अब करली v बाई करली x माइनस 2, करली v बाई करली y 1, ये आ गया। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 प्लस 2 4 आएगा ना, मतलब नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आते ही u और v आपके इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप v की ये वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ये 4 स्टेप्स मैंने करा दिए थे आपको लास्ट लेक्चर में। उसके बाद क्या करना है आपको, u और v ये आ गए ना, u तो हमारा आ गया, तो मैं अलग से लिखूंगी, ये आ गई ये वैल्यू u और v। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है बच्चों कि जो आपके p q r s t जो भी वैल्यूज है ना उनको इस फॉर्म में u और v की फॉर्म में लेके आना है, कन्वर्ट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p q r s t इन टर्म्स ऑफ u एंड v, ठीक है, निकालते हैं। ये अब 5th स्टेप आ जाएगा। p क्या होता है बच्चों, करली z बाई करली x। अब हमें ये वैल्यू किस में निकालनी है, u और v में, है ना। तो u और v की फॉर्म में कैसे निकलेगी, करली z बाई करली u, करली u बाई करली x लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि u आपका x y का फंक्शन है ना, v भी x y का फंक्शन है यहाँ पे। तो पहले z का u के रिस्पेक्ट में किया और फिर u का x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करली z बाई करली v और फिर v का x के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब बताओ बच्चों यहां से क्या वैल्यू आएगी p की, बताओ। करली z बाई करली u को एज इट इज, करली u बाई करली x क्या आया था 2, प्लस करली z बाई करली v एज इट इज, और करली v बाई करली x क्या आया है -2, ठीक है। तो यहां से जो आपकी वैल्यू आई है करली z बाई करली x की वो आ गई 2 टाइम्स करली बाई 2 करली बाई करली u -2 करली बाई करली v, और ये z, यही है वैल्यू। अब इसको ऐसे लिखने का पर्पज ये था कि मैं जो करली बाई करली x है ना इस ऑपरेटर की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। यहां तक आ गया समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से अगर आप करली बाई करली x को देखोगे तो ये एक ऑपरेटर ही तो बना है जो z पे अप्लाई कर रहे हैं, हम z पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो करली बाई करली x क्या आएगा बच्चों, यहाँ से 2 करली बाई करली u -2 करली बाई करली v, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, ठीक है। ये आ गया।
अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू आर एस टी की वैल्यू निकालनी थी ना इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी, तो पी की वैल्यू तो निकाल ली हमने इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। अब क्यू की वैल्यू निकालेंगे, और क्यू क्या होता है बताओ, करली जेड बाई, अब क्यू होता है हमारा करली जेड बाई करली वन। इसको कैसे लिखोगे आप, करली जेड बाई करली यू, और फिर यू भी तो एक्स वाई का फंक्शन है ना, करली यू बाई करली वाई, फिर प्लस करली जेड बाई करली वी, और फिर करली वी बाई करली वाई, यही आएगा। करली जेड बाई करली तो एज इट इज, करली यू बाई करली वाई क्या है, वन, वन है ना, तो वन इंटू करली जेड बाई करली यू प्लस करली वी बाई करली वाई क्या है बच्चों, वन, तो वन इंटू ये करली जेड बाई करली वी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया, अगर ये वैल्यू आ गई ना ये, ठीक है, तो यहां से जब आप ऑपरेटर निकालोगे कौन सा, करली बाई करली वाई, ये क्या आ जाएगा, करली बाई करली यू प्लस करली बाई करली वी। आ गया यहाँ तक सबको समझ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 4। अब हमें क्या निकालना है, आर, आर क्या होता है, करली टू जेड बाई करली एक्स के, मतलब इसको यही तो है ना कि करली जेड बाई करली एक्स का फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो है। ठीक है, अब करली बाई करली एक्स ये निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 से, और करली जेड बाई करली एक्स इक्वेशन 1 से निकाल चुके हैं। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली बाई करली एक्स 2 करली बाई करली यू माइनस 2 टाइम्स करली बाई करली वी, ठीक है, और फिर करली जेड बाई करली एक्स से पुट करोगे तो करली जेड बाई करली यू माइनस 2 करली जेड बाई करली, ठीक है, यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब कर दो इसको, सोल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा, 4 टाइम्स करली 2 जेड बाई करली यू स्क्वायर, ठीक है, फिर इसको इस पे ऑपरेट करोगे तो माइनस 4 करली 2 जेड बाई करली यू करली वी, फिर इसको यहाँ पे माइनस 4 करली 2 जेड बाई करली वी करली यू आएगा, और पीडी में करली 2 जेड बाई करली एक्स करली वाई किसके इक्वल होता है, करली 2 जेड बाई करली वाई करली एक्स, ठीक है, तो यहाँ से ये -8 हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो +4 करली 2 जेड बाई करली वी स्क्वायर, ये आ गया आर आपके पास। ठीक है बच्चों, अब आर आने के बाद हमें क्या निकालना है, इससे अगले स्टेप पे एस और फिर टी। तो जब आप एस निकालोगे तो एस होता है करली 2 जेड बाई करली एक्स करली वाई, मतलब जो करली जेड बाई करली वाई है ना उसका आपने फिर से पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब करली बाई करली एक्स आ चुका है, यहाँ पे कर दो 2 करली बाई करली यू माइनस 2 करली बाई करली वी, और करली जेड बाई करली वाई आ चुका है बच्चों, ये इक्वेशन 3 है ना, तो करो यहाँ पे क्या आएगा, करली जेड बाई करली यू प्लस करली जेड बाई करली वी, ये आ गया। अब कर दो इसको सोल्व, बताओ क्या आएगा, 2 करली 2 जेड बाई करली यू स्क्वायर, फिर माइनस ये आएगा और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ से तो -2 करली 2 जेड बाई करली वी करली यू आएगा, और जब यहाँ से निकालोगे तो +2 करली 2 जेड बाई करली यू करली वी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ना, एक प्लस का एक माइनस का, और जब यहाँ से देखोगे तो -2 करली 2 जेड बाई करली वी स्क्वायर, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, ये आ गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब आपको टी की वैल्यू और निकालनी है, अब आपको टी की वैल्यू और निकालनी है, इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है ना। टी की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ मुझे, करली
करली 2z बाई करली y स्क्वायर मतलब करली बाई करली y करली z बाई करली y। यहां से करली बाई करली y क्या है बच्चों? करली बाई करली y, ये रहा इक्वेशन नंबर 4 से करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? सीधा ही लिख देते हैं बच्चों जो आंसर है। देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है इस पे, है ना? तो आपके पास आएगा करली 2z बाई करली u स्क्वायर, लिखो यहाँ पे करली 2z बाई करली u स्क्वायर, फिर उसके बाद करली 2z बाई करली u करली v, और यहाँ से भी तो 2 टाइम्स मतलब प्लस 2 करली 2z बाई करली u करली v, और फिर यहाँ से प्लस करली 2z बाई करली v। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 7। ये इक्वेशंस आ गई ना आपकी। अब इन सारी इक्वेशंस को ले जाके गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। गिवन इक्वेशन में किस किस की जरूरत है? इक्वेशन नंबर 5 की, है ना? तो इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पे पुट कर दो। फिर ये क्या है, इक्वेशन नंबर 6 में आ चुका है, तो इक्वेशन नंबर 6 पुट कर दो। फिर उसके बाद ये क्या है, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 पुट कर दो। पुट करने के बाद उसको सोल्व कर लेना, जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देना, ठीक है? तो ये जो फॉर्म आएगी वो इस इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है बच्चों, कर लोगे? इस तरह से करना है, इस तरह से आपको कर लेना है। एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 तो इसी तरह से हो जाएगी, ठीक है? अब एक्सरसाइज जो आपकी 6.4 है उसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या चेंज है।